स्वागत है आप सभी का मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर सीरीज में। और इसमें हम लोग आज कवर करेंगे जो क्षेत्रीय राज्य हैं। क्षेत्रीय राज्य को कवर करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो हम लोग एक एक करके जितने भी क्षेत्रीय राज्य थे इंडिया में उस दौरान, जब यूरोपीय शक्ति इंडिया में प्रभावी होने पे स्टार्टिंग में उनका स्टार्टिंग था, तो उस समय जो क्षेत्रीय राज्य थे किसमें किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट थे, किस तरह से वो उन लोग में आपसी मतभेद थे, तो ये सारे चीज को और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट है उसमें उन क्षेत्रीय राज्यों में जो हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उन सभी को हम लोग कवर करेंगे। तो ध्यान दीजिए इस पे, पूरा वीडियो देखिए और फिर बताइएगा आप लोग को ये कैसा लगा। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए डायरेक्ट सेशन पे आते हैं। और क्षेत्रीय राज्य में पहला जो हम लोग कवर करेंगे वो होगा आपका दक्कन के निज़ाम। इम्पोर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिए सुनिए, और चाहे तो आप इसका शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए इसमें देखिए, पहला है हैदराबाद राज्य की नींव किसने रखा था, तो मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में चिनक्लिज खां। ये जो क्वेश्चन है आपका वो चाहे बीपीएससी हो, यूपी पीएससी हो या फिर जेपीएससी हो, ये 3 पीएससी में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो क्या बोल रहा है कि मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में चिनक्लिज खां अथवा निजामु मुल्क, जिसका उपाधि था आसफ आसफ जा। कहने का मतलब है कि इसका नींव कौन रखा था हैदराबाद का, तो याद रखिएगा चिनक्लिज खां, यही नाम ऑप्शन में दिया गया था। और उसका उसका अलग अलग नाम है निजामुल मुल्क, और उपाधि था आसफ जाह का। चलिए आगे अब देखते हैं। 1722 ईस्वी में चिनक्लिज खां को मुगल वजीर नियुक्त किया गया था, किंतु मुगल दरबार के षड्यंत्रात्मक वातावरण से क्षुब्ध होकर वो बिना मुगल बादशाह मोहम्मद शाह की अनुमति के 1723 ईस्वी में शिकार अभियान के बहाने दक्कन चला गया। कि वो कुछ चीजों से षड्यंत्र से क्षुब्ध होकर, मतलब नाराज होकर, बिना मुगल बादशाह को बताए हुए क्या किया, बिना अनुमति लिए वो शिकार का अभियान के बहाने दक्कन चला गया। मोहम्मद शाह ने दक्कन के मुगल गवर्नर, तो देखिए मोहम्मद शाह क्या किया, दक्कन गवर्नर मुबारिज खां से निजामुल मुल्क को पराजित करने को कहा। और 1724 ईस्वी में सकरखेड़ा के युद्ध में, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा, सकरखेड़ा के युद्ध कब, 1724 में चिनक्लिज खां ने मुबारिज खां को मार डाला। तो किसके किसके बीच में हुआ था सकरखेड़ा का युद्ध, तो ध्यान रखिएगा इसमें चिनक्लिज खां और मुबारिज खां को के बीच हुआ था। मारने के बाद देखिए अब आगे क्या होता है। मारने के बाद वो दक्कन का स्वामी बन गया, और 1724 में चिनक्लिज खां ने हैदराबाद में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। तो ये कुछ इतिहास था हैदराबाद का। अब आइए आगे इसमें देखते हैं। 1748 में चिनक्लिज खां की मृत्यु हो गई। देखिए 24 में वो बनाया था, फिर 48 में वो मर जाता है। उसी वर्ष उसके द्वारा कर्नाटक में नियुक्त अधिकारी सादातुल्ला खां ने कर्नाटक में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। तो ये था आपका दक्कन के निजाम और हैदराबाद के बारे में। तो यहाँ से 2-3 चीज आप याद रखिएगा कि किसके किसके बीच में हुआ युद्ध और कौन नींव रखा, और युद्ध कौन सा हुआ था, तो 1724 में, ये ध्यान रखिएगा यहाँ सकरखेड़ा का युद्ध। अब अगला जो है वो है रूहेले तथा बंगस पठान। देख लेते हैं क्या है। एक अफगान वीर दाऊद तथा उसके पुत्र अली मोहम्मद खां ने बरेली की एक छोटी सी जागीर का विस्तार कर, क्या किया, एक बरेली का छोटा सा जागीर था उसको विस्तार कर रूहेल खंड में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उसी प्रकार एक अन्य अफगान मोहम्मद खां बंगस ने फर्रुखाबाद, बुंदेलखंड और इलाहाबाद के प्रदेशों में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो देखिए कैसे कैसे छोटे राज्य थे उस समय स्टार्टिंग में। तो चलिए इसमें महत्वपूर्ण है ये वाला पार्ट, ये आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है अब आपका राजपूत, इसको वीवीआई कीजिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जाट, राजपूत, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें क्या है कि 18वीं शताब्दी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक कौन था, तो ध्यान रखिएगा आमेर का राजा सवाई जयसिंह था। इसे सवाई की उपाधि मुगल शासक फर्रुख सियार ने दिया था। ध्यान रखिएगा कि सर्वश्रेष्ठ आमेर का राजा कौन था,
श्रेष्ठ राजपूत सवाई जयसिंह। और उसको सवाई का ये उपाधि किसने दिया था? तो मुगल शासक फर्रुख सियार ने दी थी। आगे अब देखते हैं इसमें क्या है। सवाई जयसिंह ने 1722 ईस्वी में जयपुर जयपुर शहर की स्थापना की। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे कि जयपुर शहर की स्थापना किसने की? तो सवाई जयसिंह ने कब की? तो 1722 में। ध्यान रखिएगा इसको। एक महान खगोल शास्त्री था वो। जयसिंह क्या था? सवाई जयसिंह एक महान खगोल शास्त्री था। उसने दिल्ली, मथुरा, बनारस, जयपुर व उज्जैन में खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए वेधशाला बनवाई थी। ध्यान रखिएगा इसमें। याद रखने लोग क्या चीज है इसमें कि वो बस याद रखिएगा सवाई जयसिंह एक महान खगोल शास्त्री था। उसी प्रकार खगोल शास्त्र के अध्ययन हेतु एक सारणी बनवाई थी जिसे जिज मोहम्मद शाही कहा जाता है। इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखिएगा। क्या किया? खगोल शास्त्र अध्ययन हेतु एक सारणी बनवाई जिसे क्या? जिज मोहम्मद शाही कहा जाता था। उसने यूक्लिड के ग्रंथ रेखा गणित के तत्व का अनुवाद संस्कृत में करवाया था। ध्यान रखिएगा, रेखा गणित के तत्व का अनुवाद संस्कृत में। वह समाज सुधारक भी था। उसने अपने राज्य में एक विधान लागू किया था कि किसी लड़की की शादी में अत्यधिक मात्रा में धन खर्च ना हो, जो कि एक सही डिसीजन था। देख सकते हैं आप लोग। अब राजपूत के बाद हम लोग पढ़ेंगे जाट के बारे में। तो आइए इसमें देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो जाट दिल्ली, आगरा, मथुरा के सीमावर्ती क्षेत्र में थे। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जाट लोग किस क्षेत्र में इनकी बहुलता है। तो वो है आपका दिल्ली, आगरा, मथुरा के सीमावर्ती क्षेत्र में, आसपास के इलाकों में। इन्होंने औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। ध्यान रखिएगा, जाट लोग ही थे जो औरंगजेब के नीति जो थी, पॉलिसी जो थी, उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। सर्वप्रथम 1669 ईस्वी में 1969 ईस्वी में तिलपत के जमींदार गोकुल जाट ने विद्रोह किया। तो देखिए सबसे पहले किसने विरोध किया? तो गोकुल जाट ने विद्रोह किया, किंतु इस विद्रोह को कुचल दिया गया। फिर 1686 में राजा राम जाट ने विद्रोह किया। मनुची के अनुसार राजा राम ने सिकंदरिया स्थित अकबर के मकबरे की हड्डियां जला दी थी। देखिए क्या राजा राम जाट ने विद्रोह किया। और मनुची के अनुसार बोला गया है कि राजा राम ने सिकंदरिया स्थित अकबर के मकबरे की हड्डियां जला दी थी, किंतु इसके विद्रोह को भी कुचल दिया गया। फिर आगे अब देखिए 1700 ईस्वी में चूड़ामल जाट ने भरतपुर राज्य की थीम नींव डाली व थीम नामक स्थान पर दुर्ग बनवाया। 1721 में फिर क्या होता है? आगरा के मुगल गवर्नर जयसिंह द्वितीय ने चूड़ामल को पराजित कर दुर्ग जीत लिया, जिससे चूड़ामल ने आत्महत्या कर ली। तो ये सब छोटे छोटे तथ्य हैं, आप एक बार देखते जाइए इसको। चूड़ामल के बाद उसके भतीजे बदन सिंह ने जाटों का नेतृत्व संभाला। दिग, कुंभेर, वेद एवं भरतपुर में 4 दुर्ग बनवाए। अहमद शाह अब्दाली ने बदन सिंह को राजा की उपाधि दी, जिसे महेंद्र शब्द भी जोड़ दिया गया। बदन सिंह के बाद जाटों का नेतृत्व कौन किया? तो सूरजमल ने संभाला। फिर सूरजमल जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है? तो जाटों का अफलातून सूरजमल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्या होता है? 1763 ईस्वी में सूरजमल की मृत्यु के उपरांत जाट राज का पतन प्रारंभ हो गया। आगे 1605 ईस्वी में जाट का राजा रणधीर सिंह अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। तो एक मोटा मोटी आप आइडिया रख सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न तो नहीं पूछा गया है, लेकिन हाँ ये राजपूत और इससे पहले जो दक्कन, खास करके हैदराबाद, इससे प्रश्न एकदम मुख्यतः पूछे जाते हैं। तो दोनों को याद रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं हम लोग केरल के बारे में। तो केरल में क्या है? 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में केरल मुख्यतः 4 राज्यों का विभक्त था। तो देखिए क्या क्या था उसमें? कालीकट, कोचीन, चिराकल व त्रावणकोर। इनमें से त्रावणकोर राज्य सबसे महत्वपूर्ण था। मतलब मुख्यतः 4 भाग, मतलब जो अभी एट प्रेजेंट केरल है वो 18वीं शताब्दी में क्या था ना कि 4 पार्ट में डिवाइड था। तो 4 पार्ट में जो ये 4 पार्ट थे, कालीकट, कोचीन और चिराकल एवं त्रावणकोर, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य कौन था? तो त्रावणकोर सबसे महत्वपूर्ण था। तो देखिए अब क्या आगे होता है। 1729 में यहाँ का राजा मार्तंड वर्मा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यह नाम प्रश्न पूछा गया है। मार्तंड वर्मा ने आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण किया है। एडवांस्ड मॉडर्न शस्त्रागार का निर्माण कराया।
नहरें बनवाई, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन दिया तथा डचों को पराजित किया। तो इस वजह से मार्तंड वर्मा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यहाँ के राजा राम वर्मा, इनके समय में त्रावणकोर की राजधानी त्रिवेंद्रम संस्कृत एवं मलयालम साहित्य का प्रमुख केंद्र था। राजा राम वर्मा स्वयं एक कवि, विद्वान, संगीतज्ञ, अभिनेता आदि। उन्हें संस्कृत, मलयालम तथा अंग्रेजी भाषा का भी अच्छा ज्ञान था। तो देखिए उस समय के रूलर जो थे कितने पढ़े लिखे और कितने एजुकेटेड थे। तो इससे पता चलता है कि उनमें जो शासन करने की क्षमता थी, तो उनके वो एजुकेशन और जो अन्य विभिन्न योग्यताओं में वो महारत हासिल कर चुके थे, इससे उनको भी काफी मदद मिलता था। तो अब आगे अब देखते हैं अवध। बीबीआई कर लीजिए अवध को। अवध, बंगाल, ये सब सभी को हम लोग कवर करेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले जो स्टार्टिंग में हम लोग हैदराबाद, उसको भी ध्यान में रखिएगा, उसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, तभी सारा फैक्ट्स आपको याद रहेगा। तो चलिए अवध को देखते हैं। अवध अंग्रेजों तथा मराठों के राज्यों के मध्य था। क्या है कि मान लीजिए इस तरह से डिवाइड कीजिए, तो इधर अंग्रेज हो गए, इधर मराठा हो गया, बीच में क्या हुआ, अवध हो गया। इसे बफर राज्य, देखिए बीच में है, 1 2 3, तो ये बीच वाले को बोलेंगे हम लोग बफर स्टेट के रूप में जाना जाता था। अवध ने ब्रिटिश साम्राज्य के पोषण में थाई की भूमिका निभाई, जिसे ब्रिटिश साम्राज्य कामधेनु भी कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है कि कौन सा वैसा राज्य है जिसे ब्रिटिश साम्राज्य का कामधेनु कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये अवध के बारे में ऐसा बोला जाता है। फिर है आपका अवध में आप देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो रूलर रहे, उनका किस तरह से योगदान है, उनकी प्रमुख बातें क्या हैं, उसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि प्रश्न उसी से पूछा जाएगा और पहले भी पूछा गया है। तो चलिए, सादत खां या बुरहानुल मुल्क, सेम नाम है। समय अवधि है इनका 1722 से 1739 ईस्वी। अवध के स्वतंत्र राज्य संस्थापक सादत खां, उसने फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाया। तो स्वतंत्र राज्य के संस्थापक कौन थे? सादत खां बोलिए या बुरहानुल मुल्क बोलिए, वो उसके संस्थापक थे और उन्होंने अपनी राजधानी फैजाबाद को बनाया। 1723 ईस्वी में सादत खान ने अवध में नया राजस्व बंदोबस्त लागू किया। मतलब एक तरह से रेवेन्यू जनरेशन कलेक्शन के लिए एक नया सिस्टम लागू किया। और 1739 में उसे नादिर शाह के विरुद्ध दिल्ली बुलाया गया। वहां वीरता से लड़ा परंतु बंदी बना लिया गया। उसने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने हेतु प्रेरित किया था तथा उसे 20 करोड़ रुपये मिलने की आशा दिलाई। जब नादिर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करने के बाद उसे बुलाया तो सादत खां ने विष खाकर आत्महत्या कर ली। तो मुख्यतः इसमें आपको याद क्या रखना है कि अवध का संस्थापक कौन था? तो सादत खां यानी कि बुरहान उल मुल्क था, और उसकी राजधानी क्या थी? तो फैजाबाद। और एक फैक्ट ये याद रखिएगा कि अवध जो है अंग्रेजों और मराठों के बफर स्टेट के तौर पर जाना जाता था। और इसे अंग्रेजों का ब्रिटिश साम्राज्य का धेनु कहा जाता है। 3-4 फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान में रखे। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग सादत खां के बाद अब हम लोग देखते हैं सफदरगंज। सफदरगंज में प्रमुख बातें क्या है उसको देखिए। तो सादत खां का उत्तराधिकारी उसका भतीजा, देखिए जब वो उसकी मृत्यु हो गई उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? उसका भतीजा व दामाद। भतीजा भी था और दामाद भी था। सफदरगंज, जिसका नाम था सफदरगंज। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने उसे अवध का नवाब नियुक्त किया। देखिए तो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह क्या किया? अवध का नवाब उसे नियुक्त किया तथा 1748 में मुगल सम्राट अहमद शाह ने उसे अपना वजीर नियुक्त किया। इसी कारण उसके उत्तराधिकारी नवाब वजीर कहलाने लगे। ठीक है, आगे देखिए अब इसमें क्या है। अहमद शाह ने उसे इलाहाबाद का प्रांत दे दिया। सफ्तर जंग ने प्रशासन में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच निष्पक्षता से नीति अपनाई तथा सबसे बड़े पद पर एक हिंदू महाराजा को नवाब नियुक्त किया। तो मतलब उस तरह से भेदभाव नहीं, निष्पक्ष होकर सभी को मौका दिया। तो ये था सफदरगंज। ध्यान रखिएगा कि सादत खां का उत्तराधिकारी था। अब आगे जो है इंपॉर्टेंट है, इसको बीबीआई कीजिए। सुजाउद्दौला, इसका समय अवधि है 1754 से 1775। देखिए इसका खास क्या है, इसका योगदान। तो देखिए सफदरगंज का उत्तराधिकारी उसका पुत्र सुजाउद्दौला।
देखिए इसका भतीजा था सादत खां का सफदरजंग, अब उसका बेटा है पुत्र शुजाउद्दौला। इसके शासनकाल में प्लासी का युद्ध, ध्यान रखिएगा, प्लासी का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध तथा बक्सर का युद्ध, तो इस वजह से ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तीन तीन युद्ध होते हैं प्रमुख जिसको हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं शुजाउद्दौला के समय। एक तो प्लासी का युद्ध 1757 में, पानीपत का युद्ध 1761 में और बक्सर का युद्ध 1764 में। कहने का मतलब है कि इसके शासनकाल में लगातार इंपॉर्टेंट युद्ध चलते ही रहे हैं, क्योंकि देखिए 57, 61 और 64 लगातार एक तरह से मान ही सकते हैं। शुजाउद्दौला ने प्लासी के युद्ध में स्वयं को तटस्थ रखा, मतलब अलग रखा। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। प्लासी के युद्ध में तो खुद को अलग रखा, लेकिन पानीपत का तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। जबकि बक्सर युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर अंग्रेजों का सामना किया। तो देखिए एक युद्ध में तो वो अलग रहा, किसमें, प्लासी के युद्ध में, लेकिन पानीपत के युद्ध में अब्दाली का साथ दिया और बक्सर के युद्ध में नवाब मीर कासिम और सम्राट शाह आलम द्वितीय को मिलकर अंग्रेजों का सामना किया, किंतु पराजित हो गया। और क्या हुआ, वो हार गया। तीन तीन लोग थे फिर भी हार गया। बक्सर के युद्ध में पराजित होने के उपरांत 16 अगस्त 1765 में अंग्रेज अधिकारी क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की। तो देखिए क्लाइव जो था अंग्रेज अधिकारी, वो किसके साथ संधि करता है, शुजाउद्दौला के साथ, जिसके अनुसार शुजाउद्दौला से कड़ा व इलाहाबाद के जिले लेकर शाह आलम द्वितीय को दे दिए गए। तो देखिए ये कड़ा और इलाहाबाद के जिले को लेकर, उस समय इलाहाबाद एक तरह से राज्य के रूप में था, उसको लेकर किसको दे दिया गया, तो शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया। अब आगे इसमें देखते क्या है। 1773 ईस्वी में शुजाउद्दौला ने वारेन हेस्टिंग के साथ बनारस की संधि की। तो एक तो ये किया था आपका इलाहाबाद की संधि, किसके साथ, क्लाइव के साथ, ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिए क्लाइव के साथ। और फिर क्या करता है 1773 में बनारस की संधि करता है हेस्टिंग के साथ। इस संधि के द्वारा कंपनी ने 50 लाख रुपए में कड़ा व इलाहाबाद के जिले शुजाउद्दौला को बेच दिए। कंपनी को 50 लाख मिला और फिर वो वापस से शुजाउद्दौला को बेच दिए। साथ ही वॉरेन हेस्टिंग ने 40 लाख रुपए के बदले शुजाउद्दौला से रूहेला के विरुद्ध सहयोग करने का वादा किया, और सहयोग करने के लिए भी अंग्रेज लोग पैसे लेकर तैयार हो गए। इस संधि से प्रेरित होकर शुजाउद्दौला ने 1774 ईस्वी में मीरनपुर कटारा के युद्ध में रूहेला सरदार हाफिज रहमत खां को पराजित कर मार डाला तथा रूहेलखंड पर अधिकार स्थापित कर लिया। तो ये था इसमें महत्वपूर्ण, शुजाउद्दौला में 3 युद्ध और 2 संधि, ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब है आसफुद्दौला। आसफुद्दौला के बारे में पढ़ते हैं। देखिए इसने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की तथा 1784 ईस्वी में लखनऊ के मुहर्रम मनाने के लिए इमामबाड़ा का निर्माण करवाया। लखनऊ में, ध्यान रखिएगा, इसमें स्तंभों का प्रयोग नहीं किया गया जब गया। और 1775 ईस्वी में असाफुद्दौला ने वॉरेन हेस्टिंग के साथ फैजाबाद की संधि की। तो जितने भी संधि हैं जिस समय, वो ध्यान रखिएगा, सफुद्दौला फैजाबाद की संधि करता है। इस संधि के द्वारा बनारस पर अंग्रेज सर्वोच्चता स्वीकार कर ली गई। इसी संधि के तहत वॉरेन हेस्टिंग ने अवध की बेगमों की सहमति की सुरक्षा की गारंटी ली थी। किंतु क्या होता है, 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने इस संधि की परवाह न करते हुए जॉन मिल्टन को बेगमों बेगमों से धन वसूलने का आदेश दिया। आगे इसी कारण इंग्लैंड के वर्क ने वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया, किंतु असफल रहा। कुछ इस तरह का था इसका शासनकाल में। फिर देखिए असाफुद्दौला के उत्तराधिकारी क्रमशः वजीर अली, सआदत अली, हैदर अली, मोहम्मद अली, अहमद अमजद अली तथा वाजिद अली शाह थे। तो ये हो गया, इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि राजधानी को लखनऊ से स्थानांतरित कर कहाँ बनाया, मतलब फैजाबाद से स्थानांतरित कर लखनऊ को बनाया। नेक्स्ट अब देख लेते हैं वाजिद अली शाह के बारे में।
समय अवधि है आपका 1847 से 1856। इस इस अवध का यह अवध का अंतिम नवाब था। तो ये भी पूछ सकता है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था। तो ध्यान रखिएगा, अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। वाजिद अली शाह को नजरबंद कर कलकत्ता में रखा गया और 1857 के विरुद्ध विद्रोह में अवध के प्रति डलहौजी ने विलय नीति का प्रमुख कारण माना जाता है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, इतना ही था इस ये हम लोग क्षेत्रीय राज्य के बारे में। अब एक प्रमुख राज्य जो हमारा बच गया है, वो बच गया है आपका, बताइए क्या बचा है? बंगाल। इसके बिना मॉडर्न हिस्ट्री संभव ही नहीं है। आधुनिक भारत में यहाँ से जितने प्रश्न आपको बनेंगे, वो और कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ से अब प्रश्न बनेंगे। तो चलिए, इसी तरह सेशन को देखते रहिए। पसंद आया तो लाइक कीजिए, फीडबैक दे सकते हैं अपना कमेंट करके। साथ में चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह रिवीजन करते रहिए। और चैनल पे बहुत ही सारे बीपीएससी के लिए अन्य वीडियो उपलब्ध हैं, चाहे वो बिहार करंट हो, चाहे वो आपका बिहार स्पेशल हो। सभी का प्लेलिस्ट आपको दे दिया गया है, तो आप बिल्कुल उस सेशन को जाइए, देखिए। इससे आपको बहुत महत्वपूर्ण हेल्प होगी। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।